एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं, कुछ तकनीकी गाइड, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और एआई प्रोडक्ट्स पर विश्लेषण। और इन सब को एक साथ देखने पे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना। हाँ, कि एआई अब सिर्फ कीवर्ड्स का खेल नहीं रहा, अब वो मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मशीनें ये कर कैसे रही हैं। मतलब एक एआई को कैसे पता चलता है कि जिस तस्वीर में कुत्ता है और जो शब्द लिखा है कुत्ता, वो दोनों असल में एक ही चीज हैं। इसका जो जवाब है वो एम्बेडिंग्स नाम की एक टेक्नोलॉजी में छिपा है। तो आज हमारा मिशन यही है, हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। ये एम्बेडिंग्स क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इन्हें स्टोर कहाँ किया जाता है, और ये सारी तकनीकी बातें 2026 में बिजनेस की दुनिया में एआई के ट्रेंड्स को कैसे बदल रही हैं। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खंगालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एम्बेडिंग आखिर है क्या भला? आसान भाषा में एम्बेडिंग को एआई के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझिए। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी चीज को, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई तस्वीर हो, ऑडियो क्लिप हो, उसे लेकर नंबरों की एक लंबी लिस्ट में बदल देती है। ओके। इस लिस्ट को न्यूमेरिकल वेक्टर कहते हैं। नंबरों की लिस्ट, मतलब कुत्ते की तस्वीर बन जाती है कुछ 0.1, 0.8, -0.4 जैसा कुछ। ये तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन यहीं पर इसका जादू है। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं होते। अच्छा। ये वेक्टर उस चीज के अर्थ या मतलब कॉन्सेप्ट को गणित की भाषा में पकड़ते हैं। मतलब जिन चीजों का मतलब एक जैसा होता है, उनके वेक्टर्स एक दूसरे के करीब होते हैं। बिल्कुल, यही वो कोर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज सिमेंटिक सर्च, रिकमेंडेशन इंजन और आरएजी जैसे सिस्टम काम कर पाते हैं। इसी वजह से एआई अब फालतू या इररेलेवेंट जवाब नहीं देता। हाँ, और कंफ्यूज भी कम होता है। अच्छा, तो इसीलिए जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और एक तरह के जूते देखती हूँ, तो मुझे उसी स्टाइल के दूसरे ब्रांड्स के जूते भी दिखने लगते हैं, भले ही मैंने उनका नाम सर्च ना किया हो। एकदम सही पकड़ा, क्योंकि उन सभी के मतलब वाले वेक्टर्स आसपास हैं। और ये सिर्फ एक तरह के डेटा तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोतों में अमेजन नोवा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक मल्टी मॉडल एम्बेडिंग मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ को एक ही यूनिवर्सल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदल सकता है। हाँ, अमेजन नोवा के लिए कुत्ता शब्द का वेक्टर और एक असली कुत्ते की तस्वीर का वेक्टर दोनों एक ही डिजिटल स्पेस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। और यही वो क्रॉस मॉडल क्षमता है जो एआई को हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है। ये एआई के लिए एक तरह से कॉमन सेंस बनाने जैसा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एआई मतलब कैसे समझता है। लेकिन अब जब वो समझ गया, तो वो इस सारी जानकारी को, इन लाखों करोड़ों वेक्टर्स को याद कैसे रखता है, स्टोर कहाँ करता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये वैसा ही है जैसे किसी लाइब्रेरियन को लाखों कागज की पर्चियां दे दी जाएं और आप उससे एक खास पर्ची मांगें। वो कैसे ढूंढेगा? पारंपरिक डेटाबेस एक परफेक्ट लाइब्रेरियन की तरह है जो आपसे पूछता है, किताब का एग्जैक्ट नाम बताओ, उसे सटीक मिलान चाहिए। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट नाम है ही नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर वेक्टर डेटाबेस की एंट्री होती है। ये एक अलग तरह का लाइब्रेरियन है। आप उससे कहते हैं, मुझे वो किताबें दो जो इस किताब जैसी महसूस होती हैं। तो ये मतलब के आधार पर खोजता है, सटीक नाम के आधार पर नहीं। हमारे स्रोतों में कुछ नाम भी दिए गए हैं, मिल्वस, वीवी8, पाइनकोन, क्यूड्रेंट, क्रोमा डीबी। हाँ, ये सब इसी काम के लिए बने हैं। ये डेटाबेस खास तौर पर सिमिलैरिटी सर्च यानी मिलती जुलती चीजों को बहुत तेजी से खोजने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ तक कि पोस्टग्रेस जैसे पुराने डेटाबेस के लिए भी अब एक्सटेंशन आ गया है, पीजी वेक्टर। सही कहा। लेकिन एक मिनट, अगर हम लाखों करोड़ों वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हें स्टोर करने में तो बहुत ज्यादा जगह और पैसा लगता होगा। क्या ये प्रैक्टिकल है? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी समस्या का हल है वेक्टर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन? हाँ, VQ। ये वेक्टर्स के लिए एक बहुत ही स्मार्ट कंप्रेशन तकनीक है। कंप्रेशन मतलब हम वेक्टर्स का साइज छोटा कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है ना? हाँ, जैसे एक फोटो को कंप्रेस करने पर वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो क्या यहाँ हम सटीकता से समझौता कर रहे हैं? ये तो खतरनाक लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि एआई गलतियां करना शुरू कर देगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये एक समझौता है, एक ट्रेड ऑफ है। हम जानबूझकर थोड़ी सी सटीकता कम करते हैं ताकि मेमोरी और स्पीड में भारी बचत हो सके। पर क्या ये नुकसान बहुत ज्यादा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। ये नुकसान इतना मामूली होता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ता। जैसे तस्वीर को कंप्रेस करने पर शायद कुछ पिक्सल बदल जाएं, जो इंसान की आंख पकड़ भी नहीं सकती। अच्छा,
तो ये एक तरह का मेन्यू है जिसमें से डेवलपर चुनते हैं कि उन्हें कितनी बचत चाहिए और कितनी सटीकता। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है स्केलार क्वांटाइजेशन। ये सबसे सीधा साधा है। इसमें कितनी बचत होती है? इसमें मेमोरी की लगभग 4 गुना बचत होती है और सटीकता का ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये मेन्यू का सेफ ऑप्शन है। ओके। दूसरा है प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन, और ये सबसे लोकप्रिय है। इसमें वेक्टर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कंप्रेस किया जाता है। इससे 10 से 30 गुना तक की भारी बचत होती है। 10 से 30 गुना। और तीसरा है बाइनरी क्वांटाइजेशन। ये स्पीड का बादशाह है। ये वेक्टर्स को सिर्फ 0 और 1 के बाइनरी कोड में बदल देता है। इससे तो बचत बहुत ज्यादा होती होगी। हाँ, 32 से 64 गुना तक की, और सर्च रॉकेट की तरह तेज हो जाता है। लेकिन इसमें सटीकता में थोड़ी कमी आती है। तो ये एक बिजनेस डिसीजन है, सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं। बिल्कुल। अगर आप एक मेडिकल डायग्नोसिस टूल बना रहे हैं तो आप सटीकता से समझौता नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लाखों लोगों को गाने रेकमेंड कर रहे हैं तो स्पीड और कम लागत ज्यादा मायने रखती है। सही पकड़ा। इन स्रोतों में मुझे एक और नाम मिला जो बहुत ही अजीब लगा, मैट्रियोश्का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। इसका नाम रशियन नेस्टिंग डॉल्स पर है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसका कॉन्सेप्ट भी उन डॉल्स जैसा ही दिलचस्प है। MRL एफिशिएंसी की समस्या को एक अलग एंगल से हल करता है। कैसे? MRL के जरिए एक ही मॉडल एक बहुत बड़ा हाई डायमेंशन वाला वेक्टर बनाता है। मान लीजिए 3072 डायमेंशन का। ये सबसे बड़ी वाली डॉल है। ठीक है, जिसके अंदर सारी जानकारी है। हाँ, बारीक से बारीक डिटेल भी। और बाकी की डॉल्स उसी बड़े वेक्टर के अंदर छिपी हैं। मतलब आप जरूरत के हिसाब से बिना मॉडल को दोबारा ट्रेन किए उसी बड़े वेक्टर को छोटे साइज में स्लाइस कर सकते हैं, जैसे 1024 या 256 डायमेंशन। अरे वाह! तो वेक्टर का शुरुआती हिस्सा मुख्य जानकारी रखता है और बाद के हिस्से में बारीकियां होती हैं। बिल्कुल। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। डेवलपर तेजी से पहली सर्च के लिए छोटे वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शॉर्टलिस्टिंग कहते हैं। और फिर जो सबसे अच्छे नतीजे मिले उन्हें और सटीक बनाने के लिए पूरे बड़े वेक्टर से दोबारा चेक करते हैं, जिसे री-रैंकिंग कहते हैं। ये स्पीड और एक्यूरेसी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी तकनीकें, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस, क्वांटाइजेशन, MRL, ये सब पर्दे के पीछे AI को ज्यादा स्मार्ट, तेज और सस्ता बना रही हैं। हाँ, और शायद यही वजह है कि 2026 में हम AI को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं, बल्कि असल बिजनेस टूल की तरह देख रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो इसी बदलाव की कहानी कहती हैं, है ना? हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। 2025 में AI को लेकर जो जबरदस्त हाइप थी, वो कई जगहों पर AI निराशाओं में बदली। लोगों ने बड़े वादे किए लेकिन नतीजे नहीं मिले। सही कहा। इसलिए 2026 व्यावहारिकता का साल है। इस साल का सबसे बड़ा मंत्र है AI रेडी डेटा। अब कंपनियां समझ गई हैं कि AI उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसे दिया गया डेटा हो। तो हम फिर से बुनियादी बातों पर लौट रहे हैं, डेटा की क्वालिटी, गवर्नेंस। हाँ, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है। पहले क्वालिटी डेटा का मतलब होता था साफ और स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब AI रेडी डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जो AI एजेंट्स के एक्शन लेने और सीखने के लिए तैयार हो। ये सिर्फ सफाई से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2026 में कंपनियां एजेंट डेवलपमेंट से ज्यादा AI रेडी डेटा में निवेश करेंगी। क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि मजबूत नींव के बिना आप कोई भी शानदार इमारत नहीं बना सकते। और इसी मजबूत नींव पर एजेंटिक AI का उदय हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। एजेंटिक AI का मतलब है ऐसे AI सिस्टम जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद काम करते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन ट्रेंड किसी एक सुपर एजेंट का नहीं है ना? नहीं, ट्रेंड ये है कि खास कामों के लिए बने स्पेशलाइज्ड एजेंट्स की टीमों को ऑर्केस्ट्रेट किया जाए। सोचिए, एक रिसर्चर एजेंट है, एक कोडर एजेंट है और एक एनालिस्ट एजेंट है। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन डरावना भी। अगर ये एजेंट्स खुद फैसले ले रहे हैं तो गवर्नेंस का क्या? स्रोत बताते हैं कि निगरानी पिछड़ रही है। सिर्फ 20% कंपनियों के पास ही ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए एक मजबूत गवर्नेंस मॉडल है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब गवर्नेंस एक बोझ नहीं, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन रहा है। अच्छा। हाँ, जिन कंपनियों के पास मजबूत गवर्नेंस हैं, वो ज्यादा भरोसेमंद AI बना पाएंगी। इसमें एजेंट्स की स्वायत्ता को सीमित करना, मतलब बाउंडेड ऑटोनॉमी। उन्हें एक दायरे में रहकर काम करने की आजादी देना। सही कहा। और इंसानी दखल के लिए हमेशा एक रास्ता खुला रखना। ह्यूमन इन द लूप अब कोई कमी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर माना जा रहा है। दिलचस्प।
और इसी व्यवहारिकता से जुड़ा एक और ट्रेंड है जिसका जिक्र है ML मॉडल का बदला। ये क्या है? ये मेरा पसंदीदा ट्रेंड है। बड़े भाषा मॉडल मतलब LLMs बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बहुत महंगे भी हैं। और भारी भरकम भी। हाँ, कई कामों के लिए पुराने और पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल्स की वापसी हो रही है क्योंकि वे ज्यादा कुशल और भरोसेमंद हैं। जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, किताबें पढ़ने के लिए बाजुका लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही बात। मुझे याद है एक कंपनी ने अपने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़े LLM का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और क्या हुआ? 6 महीने और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद नतीजे एक साधारण लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल से भी बदतर थे, जिसे एक डेटा साइंटिस्ट ने 1 हफ्ते में बनाया था। अरे बाप रे। तो 2026 में कंपनियां समझ रही हैं कि हर काम के लिए सबसे बड़े और महंगे टूल की जरूरत नहीं होती। सही काम के लिए सही टूल चुनना ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने AI के दिमाग के अंदर का एक शानदार सफर तय किया। हमने एम्बेडिंग से शुरुआत की, जो AI के लिए मतलब और कॉन्सेप्ट की भाषा है। फिर हमने देखा कि इस भाषा में लिखी गई जानकारी को वेक्टर डेटाबेस की लाइब्रेरी में कैसे स्टोर किया जाता है। और फिर हमने MRL और क्वांटाइजेशन जैसी स्मार्ट तकनीकों को समझा, जो इस लाइब्रेरी को विशाल होने के बावजूद कुशल और व्यवहारिक बनाती हैं। बिल्कुल। और ये सारी तकनीकी तैयारी ही एंटरप्राइज में एक बड़े बदलाव की नींव रख रही हैं। अब फोकस सिर्फ दिखावती प्रोजेक्ट्स पर नहीं, बल्कि AI से असली और मापे योग्य मूल्य बनाने पर है। और इसके लिए AI रेडी डेटा की मजबूत नींव, गवर्नेंस का सेफ्टी नेट और काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। चाहे वो एक बड़ा LLM हो या एक क्लासिक ML मॉडल। और ये सब मिलकर AI को हाइप के दौर से निकालकर असल दुनिया में उपयोगी बनाने की कहानी कह रहे हैं। हमारे स्रोत मल्टी एजेंट सिस्टम और स्पेशलाइज्ड एजेंट्स की बात करते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में क्या होगा जब सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि हम और आप जैसे आम लोग भी अपनी डिजिटल जिंदगी को मैनेज करने के लिए AI एजेंट्स की अपनी पर्सनल टीमें तैनात करने लगेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तब हमारे एजेंट्स को एक दूसरे से बात करने के लिए किन नए नियमों और प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी?